आपको भी लगता है कि आपको बिग बॉस में उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया था? आई थिंक उस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा यंग थी, हर चीज पे गुस्सा आ जाता था, अंदर इतनी गर्मा गर्मी भरी हुई थी। मैं बचपन से पोइट्री लिखती आ रही हूँ। आई बीन राइटिंग पोइट्री सिंस आई वाज 12 थी। और घर पे कोई डिनर पे आता था तो डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर उनकी अपनी पोएम सुनाती थी और 2 रुपए भी लेती थी पोएम सुनाने के बचपन में। आई थिंक वो रिवाइंड बटन मैंने प्रेस किया ना, केम बैक टू बीइंग डूइंग पोइट्री, और वो मुझे सबसे ज्यादा नेचुरल लगा बिकॉज इट केम टू मी वेरी नेचुरली। तो दैट्स हाउ पोइट्री हैपेंस। आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखें जो सबसे ज्यादा फेमस, इससे पहले जो आपके वो देखते थे बिग बॉस में ना, पियर्सिंग है एकदम, टर्बन और वो सब। ऑस्ट्रेलिया गई थी, मैं ये सोच के गई थी कि दिस विल बी द सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम्स, यू नो, इट वाज लाइक एन एस्केप फॉर मी। वहां जाके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ज्यादा बढ़ती चली गई, राइट? आई डिड नॉट लाइक द कंट्री, आई डिड नॉट लाइक द पीपल, आई डिड नॉट लाइक द वर्क एनवायरनमेंट। बहुत सारी चीजें मुझे लगता था कि मुझे वापस घर जाना है। So I'll make it very simple. मैं थोड़ा सीरियस नहीं हूँ तो I'm really very sorry अगर ऐसा लगे कि ज़्यादा मतलब वो हो रहा है। तो first question to start the podcast ना. So you did stand up and then you did teaching. Yes. Then you were on TV. Yes. And then finally you thought of poetry. So and then you settled on poetry, right? So how does the transition happen? कैसे आपने सोचा कि नहीं ये नहीं अच्छा, या वो सब अच्छा लग रहा था फिर आपने पोएट्री पे, आपको कौन सा मतलब how this poetry thing happened? तो कहते हैं ना कि सब लोग जिंदगी में फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहे होते हैं आजकल, या तो प्ले बटन दबाता है या फास्ट फॉरवर्ड। आई थिंक मेरी लाइफ में मैंने रिवाइंड का बटन दबाया है। एंड मैं बचपन से पोइट्री लिखती आ रही हूँ। आई बीन राइटिंग पोइट्री सिंस आई वाज 12। उस टाइम पे ना मैं कॉमेडी करती थी, ना टीचिंग करती थी, ना मैं टीवी पे थी। मैं कविताएं लिखती थी और घर पे कोई डिनर पे आता था तो डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर उनकी अपनी पोएम सुनाती थी और 2 रुपए भी लेती थी पोएम सुनाने के बचपन में। तो आई थिंक वो रिवाइंड बटन मैंने प्रेस किया ना, केम बैक टू बीइंग डूइंग पोइट्री, और वो मुझे सबसे ज्यादा नेचुरल लगा बिकॉज इट केम टू मी वेरी नेचुरली। तो दैट्स हाउ पोइट्री हैपेंस। मतलब ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखें जो सबसे ज्यादा फेमस, इससे पहले जो आपके वो देखते थे बिग बॉस में है ना, पियर्सिंग है एकदम बड़ा टर्बन और वो सब कुछ, और उसके बाद एकदम से एकदम सोफिस्टिकेटेड पोएट्री और ये सब कुछ, ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन था ये आपका, यू चोज फॉर इट, और ये या नेचुरली मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आया आपका? आई ऑलवेज फील रोहित कि जो आप अंदर से होते हो वो आपके बाहर भी दिखने लग जाता है, राइट? व्हेन आई डिड बिग बॉस आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ। ऑब्वियसली उस बारे में मैंने कभी टीवी पे बात नहीं की है एंड एवरीथिंग एल्स। सो आई थिंक वो एक एक्सटर्नलाइज हो रखा था बाहर में, टैटूज, पियर्सिंग्स, टर्बन, वेरी हार्ड एक्सटीरियर। अंदर से आई वाज स्टिल वेरी सॉफ्ट। जिसने भी बिग बॉस का मेरा सीजन देखा उन्हें पता होगा मैं रोती भी कितना थी, गुस्सा करते करते भी रोने लगती थी, राइट? दैट डिस्प्लेज योर वल्नरेबिलिटी। आई थिंक नाउ आई एम एट अ वेरी सूदिंग, वेरी काम, बहुत सुकून वाला फेज लाइफ का चल रहा है। तो अब वो भी बाहर रिफ्लेक्ट होने लगा है, चाहे वो मेरे कपड़ों में हो, चाहे वो मेरे लैक ऑफ मेकअप में हो। तो सब चीजें धीरे धीरे मिनिमल होती गई हैं एंड आई थिंक दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स ही मैं जिंदगी में एक अच्छे पड़ाव पे हूँ। आपको भी लगता है कि आपको बिग बॉस में उन्होंने क्यों उस टाइम सिलेक्ट किया था? मतलब Because मैंने Big Brother किया था, Big Brother in Australia, and they had seen my season, so they knew that I was a very strong personality. You know, I'm still that strong personality. अगर जरूरत पड़ी मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। But now I choose my battles. I'm very selective. I think उस point पे मैं बहुत ज़्यादा young थी, हर चीज़ पे गुस्सा आ जाता था, अंदर इतनी गर्मा गर्मी भरी हुई थी, you know, तो there was a lot of that. I think they chose me because they really wanted to shake up the season. वो सीजन ऐसे जा रहा था बिल्कुल न्यू करके, राइट? एंड व्हेन दे कॉल्ड मी, द प्रोड्यूसर्स कॉल्ड मी एज वेल, दे सेड कि वी नीड यू टू शेक अप द हाउस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एंडेड अप डूइंग। मतलब एक्सट्रीमली वाइल्ड कार्ड थी मैं। सो तो अभी है वो कांटेक्ट में आपके, वो जो उस टाइम पे हैं वो आपके फ्रेंड? मैं अभी किशोर के बेटे का बर्थडे अटेंड करके आई हूँ अपने बेटे के साथ, और हम यही बात कर रहे थे कि कहाँ बिग बॉस से अब हम बिग पेरेंट्स बन गए हैं। इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके हैं ना, अगेन मैं वो सारे रिपीट ही कर रहा, बट यहाँ आपने इतना ट्रांजिशन अपने करियर में एज अ करियर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग करा है ना, सो अब ये परमानेंट है या अब आगे? I always tell people कि like a cat I have 9 lives और ये 9th लाइफ चल रही है।
I don't think इसके बाद कोई transformations आएंगे. Yeah. But it's very observant of you कि आपने वो सारे transformations notice किए हैं. You know, वो अलग-अलग वो इच्छाधारी नागिन की तरह अलग-अलग रूप लिए हैं मैंने. तो ना नॉर्मली क्या मैं ना आपके बहुत पॉडकास्ट देखे भी जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मिडिल क्लास फैमिली से नॉर्मल है ना, तो नॉर्मली क्या होता है हमारे जो पेरेंट्स में हमारे पेरेंट्स के ने स्पेसिफिक करियर पहले ही चूज करके रखा होता है कि हाँ अगर अभी बड़े होके आप IAS बना ये बना तो कभी आपके लिए ऐसे करियर चॉइस आपको दी गई थी कि यार तुम ये मैं तो शायद अपनी बेटियों को अभी भी मैं कहता हूँ अच्छा तू ये बन जाना बट आपने करियर चॉइस आपको दी गई थी कभी ऐसे आपको दी गई थी. मेरी मम्मा चाहती थी कि बड़ी बहन इंजीनियर बने और छोटी बहन डॉक्टर बने, तो मैं छोटी थी घर में, लेकिन मैंने उसको इंजीनियरिंग के लिए इतने पापड़ बेलते हुए देखा था बचपन में इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म कि मेरा वो जो चाव था मेडिसिन से वो दूर होता गया था. बिकॉज मुझे लगा था कि आई डोंट थिंक आई वांट टू टेक एन एजुकेशन लोन, फिर 7-8 साल की पढ़ाई और फिर मैं ये करूंगी. I wanted to work very early on in life, so that's why I never ended up pursuing medicine. A part of me still, when I see a doctor, I feel कि oh I wish I had done it, but and I was a very intelligent student. मैं कर सकती थी, लेकिन I chose not to. मैं ना आपकी लाइफ अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ ना, एक बहुत कोरिलेट करती है एक कनेडियन स्टूडेंट की लाइफ से, बिकॉज उसने भी वही टाइम आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो भी और ये भी आए हैं यहाँ पे, सेम स्ट्रगल्स सेम सब कुछ, और वो भी ये देखते हैं कि मतलब फ्यूचर में हम भी फेमस बने किसी तरह, एंड लोग करते भी हैं, फेमस हुए भी हैं, है ना. तो आपको क्या लगता है कि जब एज ए स्टूडेंट आपकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट होती है. जब मैं जो स्टूडेंट था तो मैं सोचता था मेरे को 15,000 की नौकरी मिल जाए तो दैट विल बी मोर देन ओके फॉर मी ना. तो बट अब और थिंग्स आर चेंज. तो आपको कैसे लगता है कि स्टूडेंट टाइम में जो आप थे, जो आपकी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स थी या वो, और अब जो है वो आर दे सेम और आर दे लाइक अभी भी मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट, मैं वैसे इन द नॉर्मल इन जनरल बात कर रहा हूँ. As in जो जिंदगी से चाहिए था, जो जिंदगी से चाहिए था. I think जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, मैं ये सोच के गई थी कि this will be the solution to all my problems. You know, it was like an escape for me. मुझे लगा था कि मेरी सारी problems ऑस्ट्रेलिया जाने से resolve हो जाएंगी, जो I'm sure a lot of international students can relate to. पर वहाँ जाके मेरी problems और ज़्यादा बढ़ती चली गई. Right? I did not like the country, I did not like the people, I did not like the work environment. बहुत सारी चीजें मुझे लगता था कि अब मुझे वापस घर जाना है. And उस टाइम मुझे चाहिए था, जब आप पहले यहाँ आते हो किसी भी फॉरेन कंट्री में, यू वांट टू सेटल डाउन, यू वांट द पासपोर्ट, आपको सिटीजनशिप चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको मिनिमम वेज पे काम नहीं करना. तो उस टाइम वैसे वाले एम्स ज्यादा थे जिंदगी में. व्हेन आई वेंट बैक टू इंडिया, आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी. मैं इतना मटेरियलिस्टिक उन चीजों को थोड़ा मैंने कम वो महत्व दे के, आई जस्ट वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स माय हैप्पीनेस. होता क्या ना, जब हम बहुत सारे साल एक कंट्री में रह लिए ना, खासकर आउट ऑफ इंडिया, हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी होती है फाइनेंशियली या इमोशनली बहुत ज्यादा, तो उससे एकदम से निकल के आना और वापस कंट्री में जहाँ पे आपके 10 साल बाद आपके शायद प्रॉब्ली लोग बदल चुके हुए हैं ना, उनके करियर बदल चुके हैं, उनकी लोकेशन बदल चुकी है, तो आपको नहीं लगा यार अब मैं वहाँ जाके क्या करना है, या मतलब या आपके पास कोई मतलब उसका एक पहले प्लान था तब आप आए? तो नो, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज अभी भी इंडिया, अगर कोई 10 साल बाहर रह के इंडिया वापस जाता है, पीपल स्टिल कंसिडर इट अ फेलियर, राइट? एंड आई थिंक माय पेरेंट्स वर रियली सरप्राइज्ड. उन्होंने कहा कौन ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वापस घर आता है, यू हैव एवरीथिंग ओवर देयर, सब कुछ छोड़ के वापस आने का डिसीजन, इट डिड नॉट मेक सेंस टू देम. बट आई थिंक एक तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि बाहर की कंट्री से वापस आना इज नॉट अ फेलियर, इट्स जस्ट अ चॉइस दैट यू मेक, राइट? जरूरी नहीं है कि आपका कुछ अटक गया वहां पे वीजा में, इसलिए आप इंडिया डिपोर्ट होके वापस आ गए, ऐसा कुछ. तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस टू कम बैक. आई रियली वांटेड टू कम बैक एंड लिव माय लाइफ इन इंडिया. तो मेरे लिए वो डिसीजन थोड़ा वैसा था. मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और आई डोंट नो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में शायद आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको अभी कम्युनिकेट करते देखता हूँ, मेरी अंग्रेजी बड़ी खराब है ना. आपकी अंग्रेजी इंग्लिश की ग्रिप बहुत अच्छी है ना, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो. अब आपकी पोएट्री हिंदी और उर्दू मिक्स थोड़ा सा है ना, वो वाला मिक्स टच आता है उसमें. तो वाई नॉट इंग्लिश? वो क्योंकि वो इमोशन समझाना मुश्किल है मेरे जैसे लोगों को, या और जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब व्हाट वाज द रीजन यू चोज दिस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट योर इमोशंस? तो पहले जब मैंने पोएट्री करना शुरू किया था इंडिया में, जब स्पोकन वर्ड शुरू हुआ था, माय फर्स्ट फ्यू पोएम्स आर ऑल इंग्लिश. ओह, इज इट? राइट? राइट टू प्लेजर, द राइट टू एजुकेशन, व्हेन ही टोल्ड मी ही नो लॉन्गर लव्ड मी, ये सारी अंग्रेजी की कविताएं हैं. ओके.
देन आई थॉट कि ओके मेरी हिंदी भी तो अच्छी है, और मैंने हिंदी लिटरेचर बहुत टाइम तक पढ़ा, अपनी ग्रेजुएशन में भी मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ रही थी, तो मुझे पता था कि मेरी पकड़ इस पे भी है, हाँ एक्सेंटेड हिंदी है लेकिन हिंदी अच्छी है, और मेरी उर्दू की मतलब थोड़ी नॉलेज भी जुबान के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी है, मैं लिख और पढ़ नहीं पाती बट आई नो द लैंग्वेज, एंड देन आई थॉट कि मैं हिंदी में लिख के देखती हूँ क्या ऑडियंस का रिएक्शन आता है, एंड आई रोट अ पोएम कॉल्ड डिजिटल इश्क आई थिंक, उसमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी थी, थोड़ी बहुत हिंदी थी, थोड़ी बहुत उर्दू थी, एंड पीपल लव्ड इट, एंड आई रियलाइज्ड कि जो मेरा एक पोएम अगर इंग्लिश की 100K लोग देख रहे हैं, हिंदी की 1 मिलियन देख रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम लिविंग इन इंडिया राइट, वेयर हिंदी का वो जो हिंदी बहुत जगह पहुंच रही है, घरों में पहुंच रही है, women are listening to it, housewives are listening to it, kids are listening to it, relatability so yeah, my audience base also expanded, correct. And now I love writing in Hindi. अब मुझे कोई इंग्लिश में लिखने को बोलता है तो मैं सोचती हूँ कि यार मन नहीं है, मैं ब्रांड्स को भी कहती हूँ इंग्लिश में मत लिखवाओ, हिंदी में लिखवाओ, ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज बहुत प्यारी हमारी जो भाषा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और जो चीजें मैं हिंदी में एक्सप्रेस कर पाती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ पोएम, आई कांट डू दैट इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक वर्ड होगा लव, राइट, हिंदी में इतने सारे हैं, प्यार, इश्क, चाहत, मोह। आई नो आपने ना एक वर्ड यूज किया डिजिटल इश्क, है ना, डिजिटल इश्क, एक मतलब एक पुराने टाइम का इश्क था, है ना, 90s वाला, उसमें इंस्टाग्राम नहीं था, उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस या टेक्स्ट मैसेज नहीं थे, और अब वाला पूरा अब तो ब्रेकअप भी इंस्टाग्राम के स्टेटस पे पता लगता है, और वो सारी चीजें। एज अ पोएट आपको क्या लगता है, व्हाट इज आई मीन व्हाट हैज चेंज्ड? Oh, the entire world of dating has changed. I think I'm pretty sure we are at a similar age group. Correct. हम लोग जो 90s के इंडिया में ग्रो अप हुए हैं, वो प्यार अलग होता था। हमारे जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड और मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बने होंगे, it was different. You know, we used to look at the world differently. फर्स्ट बॉयफ्रेंड से ही मैं शादी करके बच्चे करना चाहती थी। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं होते। You know, they are dating, they are in a situationship and they are doing this and they are doing that. I think वो बदल गया है। और एक जो रिश्तों में एक सिंप्लिसिटी होती थी ना पहले, वो भी बदल गई है। I think जब मैं इंडिया गई वापस, I really wanted to kind of get that back into my life. I wanted to kind of have that simplicity of life again. मेरे लिए वो materialistic चीजें इतनी ज्यादा महत्व नहीं इसीलिए नहीं रखती थी, because I just wanted that कि वो जो प्रिया थी 12 साल की, जिसको जिंदगी में पहली बार प्रेम हुआ था, I wanted to do that in my life again. मैं ना छोटा सा एक चीज ऐड करता हूँ, मैं अभी बिजनेसेस बहुत I told मैं रियल एस्टेट करता हूँ, तो 10 साल पहले ना 15 साल पहले वी यूज्ड टू पे अ प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बता रहा हूँ, प्रीमियम फॉर होटल्स व्हेन वी बुक कि वाईफाई होना चाहिए या वो चीज़ें होनी चाहिए। नाउ वी पे अ प्रीमियम कि हमें डिटैच्ड होना इन चीज़ों से, तो कि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एक आइसोलेटेड जगह पे जहाँ पे एक लैंडलाइन को फोन लगा और मैं कुछ ऐसा कर लूँ, वैसा लोगों को वो चाहिए। दे आर पेइंग प्रीमियम फॉर दैट। इंडिया में रेट्रो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, देयर आर फेस्टिवल्स जिसमें आप अंदर जाओगे और आपको पूरा 90s की फैंटम सिगरेट और यू नो आपको चंपक और पीपल आर पेइंग टू गो बैक इनटू दैट ईरा। मेरी सबसे फेमस जो कविता है वो भी 90s के बारे में ही है, बिकॉज़ आई थिंक एवरीवन जस्ट वांट्स टू गो बैक इन टाइम। आप फिर मैं वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रैम्पटन में सब मिलता है, सारा कुछ फैंटम सिगरेट और ये सब कुछ मिलता है। I love that. राइटिंग एक इमोशन है ना, मेरा जैसा बंदा तो बिल्कुल, मेरे लिए तो ईमेल लिखना भी वेरी डिफिकल्ट, मुझे 4 बार सोचना पड़ता है ना। व्हेन यू आर राइटिंग what that you are thinking, पहली चीज, एंड सेकंड आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है आसपास? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप एक शोर भरी जगह में या बहुत सारे ऐसे राइटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा, बट आप क्या सोचते हो जी, या कैसे कि होता है ना मेरे को चिल बैठना है कहीं जाके तब मैं लिख सकती हूँ, या नहीं आप अब इतने एक्सपीरियंस हो गए, या मतलब आपको इतने साल हो गए करते हो, आप कहीं पे भी बैठ के लिख सकते हो, या कैसे है आपके लिए सिचुएशन? जो मेरी सबसे अच्छी कविताएं हैं वो मैंने कहीं पे भी बैठ के लिखी हैं। मैंने फ्लाइट्स पे लिखा है, मैंने ट्रेन्स पे लिखा है, घर में जब लोग आ रखे हो बीच में बैठ के कहीं पे लिखा है। आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको मतलब पहाड़ों में बैठ के लिखना है या बिल्कुल क्वाइट सराउंडिंग चाहिए। इनफैक्ट मैं क्वाइट सराउंडिंग्स में नहीं लिख पाती। व्हेन देयर आर पीपल अराउंड मी एंड देयर इज सम नॉइज अराउंड मी, आई कैन राइट बेटर। Oh, is it? अच्छा, ना एक क्वेश्चन जो आई थिंक मैंने भी बहुत बार फेस किया है, तो आप ऑन द अदर साइड हो उसमें, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जब आप काम करते हो, तो उनके लिए जब आप यू आर राइटिंग फॉर देम, राइट? सो उस टाइम पे आपके पास कितनी क्रिएटिव फ्रीडम नॉर्मली होता है? मैं क्योंकि ना एक जब एज अ ब्रांड ओनर या एम्प्लॉई मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि मेरे को ये चीज दिस इज व्हाट आई थिंक, मैं चाय बेच रहा हूँ, मेरे को ये पता है मैं चाय बेच रहा हूँ, आप लिख दो, है ना, अब आपका काम है। तो उसमें बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ब्रांड आप पे डाल देता है कि
आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो क्रिएटिव फ्रीडम रहता है उसमें इतना जब आप ब्रांड्स के साथ स्पेसिफिकली काम कर रहे हो, या मतलब आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कंटेंट के साथ? अब मैं ब्रांड्स से जब भी बात करती हूँ किसी भी कंटेंट के बारे में, आई टेल देम दैट आई नीड माय क्रिएटिव फ्रीडम, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं अपना फेस और अपना नाम उस पोएम के साथ जोड़ रही हूँ, और अगर वो होगी कि चाय पी लो, चाय ले लो, सो इट वोंट बी अ पोएम, इट विल बी एन एड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई नाउ पुट माय फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड, चाहे मैं हूँ या मेरी मैनेजमेंट है, हम लोग बात करते हैं कि सुनो, आपने हमें एक रीजन के लिए हायर किया, हमें वो रीजन पूरा करने दो, लेट मी फुलफिल योर पर्पस। कभी कभी ब्रांड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं वर्क करने के लिए, बट इवेंचुअली दे कम अराउंड, दे अंडरस्टैंड। और जो ब्रांड आपको क्रिएटिव फ्रीडम देगा काम करने के लिए, उस ब्रांड के लिए आप 110% यू विल प्रोड्यूस अ बेटर पीस, बिकॉज यू हैव योर क्रिएटिव फ्रीडम। तो अब इंडिया में ब्रांड्स बदल गए हैं, अब लोग समझने लगे हैं कि पोएम है तो पोएम की तरह ही रहने दो, उसको टीवी एड मत बनाओ। सो बट समटाइम्स यू डू कम अक्रॉस क्लाइंट्स जिन्हें अपनी टैगलाइन भी चाहिए, अपना नाम भी चाहिए, तो माथे पे टैटू करवा लो उनका ब्रांड का नेम। नहीं, एक और चीज ना, अगेन एज अ ब्रांड ओनर कह लो या जैसे भी, कई बार मुझे ऐसा लगता है, एंड अगेन मैं तो ज़्यादा कमर्शियल चले जाऊंगा, मेरे को आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको एक कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ और आपने एक उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से कंटेंट बनाया, और उन्होंने वापस जब आपने उनको दिया तो दे आर लाइक नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए था, मेरी तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। तो ऐसा होता है? होता है। और तो वी डू अ 3 ड्राफ्ट पॉलिसी। ओके, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फेयर वे ऑफ मी टू वर्क, राइट। तो पहला ड्राफ्ट मैंने लिखा जो ब्रीफ आपने मुझे दी है, उसके बाद यू रीड इट, इफ यू थिंक इसमें सब कुछ चेंज करना है, तो आई विल राइट अ सेकंड ड्राफ्ट फॉर यू। समटाइम्स people see the first draft and they're like, oh wow Priya, you have hit the bullseye, this is great, let's shoot। तो ऐसा भी होता है। और एक और चीज हो सकती है कई बार, मतलब एंड दिस इज ऑल विद माय एक्सपीरियंस, कि उनको लगा कि नहीं चलेगा, बट फिर हमें लगता है चल जाएगा, और हम उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, दिस इज राइट, और फिर उसके बाद दे विल बी लाइक ओके लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट, और वो हिट हो जाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ? ऐसा हुआ है मेरे साथ। इनफैक्ट मैंने एक ब्रांड के लिए कुछ लिखा था, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, और वो पोएम उनको उतनी पसंद नहीं आई थी। एंड मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कॉल पे, मैंने कहा सुनो, ट्रस्ट मी एज अ पोएट, आई कैन टेल यू कि दिस पोएम विल डू रियली वेल, बिकॉज इतनी ऑर्गेनिक है, लोगों के साथ। दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं, हमें नीचे, हमें नीचे। आई वाज लाइक ठीक है, तो मैंने उनको दूसरा पीस लिख के दे दिया। अब वो पोएम मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने जब वो पोएम रिलीज करी, that poem actually went viral. Oh wow. And it got millions of views. Wow. And when the brand person saw it, the brand person messaged me and said you were right. So brands भी सीखते हैं। I know. आपकी जो पहली पोएम वायरल बहुत ज्यादा हुई थी 1999, है ना जी, उसकी क्या स्टोरी थी? इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, पता है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया इतने साल रही, एंड आई फेल्ट दैट आई बिकेम वेरी यहाँ पे ना इंसान एक बहुत ही रूटीन लाइफ जीता है, इट्स वेरी स्टेराइल, वेरी रोबोटिक वे ऑफ लिविंग। मंडे टू फ्राइडे ये करेंगे, सेम दुकानों पे जाएंगे, सेम घर होते हैं सबके, अंदर जाओ सबके घर एक जैसे होते हैं, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर इन फॉरेन कंट्रीज। व्हेन आई वेंट बैक होम, आई वेंट बैक टू हैव अ more simpler life, and I also went back because I wanted to be that Priya again, the 1999 wali Priya थी, who was a very simple girl who wanted very simple things from life। तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया और मैंने कहा कि आप घर पे जब खाना बनाते थे, खाना इतना अच्छा टेस्ट करता था, अब मैं घर पे खाना बनाती हूँ, खाना अच्छा टेस्ट नहीं करता। तो मम्मी ने कहा क्योंकि हम लोग ना स्टील के बर्तन में तुम्हें खाना देते थे, और तुम लोग खाते हो सिरेमिक की प्लेट्स में या स्टोनवेयर में। सो आई वेंट ऑन Amazon एंड आई बॉट अ स्टील की थाली। स्टील की थाली, वो जो 5 खाने वाली थाली होती है, एक में मैंने अरहर की दाल, चावल, हरी चटनी, अचार, दही, सारे खानों में कुछ कुछ रखा, और उसकी एक फोटो ली और मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी कि मैं 2000 एक्चुअली दिसंबर 2018 की बात है, अभी भी वो पोस्ट है कि मैं 2018 में 1998 ढूंढ रही हूँ। And that photo went viral. People were like, हमें भी यही चाहिए, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, असल जो जिंदगी में सुकून है वो दाल चावल में ही है, ये है वो है वो है। And then I thought maybe this has a scope for a poem। और तब तक जनवरी शुरू हो गया था। That's when I wrote कि मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। That's the story of it। Yeah. Even जो बच्चे 1999 में born हुए हैं, उन लोगों ने भी मुझे मैसेज करके बोला, oh we really like this poem। I'm like, you were not even properly born। आपने ना बहुत सारे शोज भी होस्ट करे हैं ना, वो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, अनसेंसर्ड न्यूज, है ना, और उसके बाद तब उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे टीवी में मतलब होस्ट बनना है? बिकॉज पीछे से तो वही ये पोएट्री तो आई एम प्रीटी मच श्योर वो 12 साल की एज से ही चल रहा है। तो आपने ऐसे जो शोज आपने करने का आपको चांस मिला, आपने इसलिए की है, या आप चाहते थे कि अपना एक काइंड ऑफ
एक स्किल को इम्प्रूव करना या यू नो ऐसा एक्सपीरियंस करना है, मतलब व्हाट वाज द रीजन What बिहाइंड was the thought process? So मैंने कभी भी पोइट्री को एज अ करियर नहीं देखा था, एंड आई थिंक नहीं देखा था इसीलिए वो करियर बन गई, क्योंकि जब आप किसी चीज को सिर्फ प्रेम के भाव से करते हो, यू जस्ट वांट टू डू दिस फॉर अ शेयर लव ऑफ इट, तो वो चीज वापस आपको प्रेम देती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव थिंग्स, यू नो कला एक चीज ही ऐसी होती है। तो ये जो टीवी का सब कुछ चल रहा था, दिस वाज टू पे द बिल्स, क्योंकि दो तरह के काम होते हैं ना, एक दैट फीड्स योर स्टमक एंड वन दैट फीड्स योर सोल। तो सोल वाला काम साइड में चल रहा था, मुझे लगता नहीं था कि उससे कभी पैसे मिलेंगे, व्हिच इज पोएट्री, बट देन गॉड प्रूव्ड मी रॉन्ग, यू नो, आई स्टार्टेड मेकिंग मनी वाया पोएट्री एंड इट हैज बीन द बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी। जब आपकी फर्स्ट रील वायरल हुई, जी, कंटेंट ना दो तरह से बनता है, अब तो चलो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, आपको भी पता है कि मैं क्या चीज़ क्रिएट करूंगी जो लोगों को पसंद आएगी, जो है ना वायरल, और इसको वायरलेबिलिटी भी है। बट जब फर्स्ट बनाया होगा तो आई एम श्योर आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये वायरल करने के लिए मुझे राइट करना है या किसी को पसंद आने के लिए लिखना है ना। तो उस टाइम वो वायरलेबिलिटी वाली चीज कितनी आपके दिमाग में थी, और उस टाइम इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा मतलब नया था, मतलब खासकर वीडियोस वाले। तो और उसके बाद जब वायरल हुआ तो मतलब आपकी फीलिंग कैसी थी? बिकॉज तो ये एक्सपीरियंस 2019 वाली पोएम से ही हुआ मेरा। तो वो पोएम हम लोगों ने एक शो में रिकॉर्ड की थी, और कोई उसके पैसे नहीं मिले थे, वो ऐसी बस कर दी थी एट अ लिटिल छोटा सा शो था मेरे फ्रेंड के उसका पोइट्री ग्रुप का, और मैंने गई सुनाई और कुछ ज्यादा नहीं सोचा उस पोएम के बारे में। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ माय मोस्ट सिंपल पोएम्स, इसकी लिखाई बहुत ही सिंपल है, एंड द पोएम डिड ओके। मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा लाइटिंग अच्छी नहीं थी इस शूट में, इसलिए ना दिस वीडियो डिडंट एंड अप डूइंग वेल। उसने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद आई वाज at my cousin's place in जबलपुर, इन ये वीडियो रिलीज हुआ था मई में, और मैं जबलपुर गई हूँ अगस्त में फॉर रक्षाबंधन। आई woke up in the morning and I had like my phone was buzzing, like I had hundreds of notifications, messages from people, and it was all going berserk. कहा ये क्या हुआ है? And I noticed that somebody had taken that video from YouTube, uploaded it on their Facebook, and asked a question saying, "Does anyone know this girl?" Oh. And this person who had done it, her name was Meenu Namit. Achha. She's a very well-known writer, journalist. Okay. And she had like actors in her friends list and people started responding, oh, this is Priya Malik. Oh, I think it is Priya. Oh, yeah, looks like Priya Malik. So people had tagged me, people had talked about me, and they were like, जब मैं सो के उठी हूँ, I think there were like more than 500,000 shares of that post. Wow. So when I looked at all of this, and मुझे लोगों ने वो link भेजा हुआ है कि Priya, you have just gone viral. This poem is, and then I saw the kind of people who have mentioned my name, like all blue tick big actors and big people, and it just blew my mind. तब मुझे समझ में आया कि this is called being viral. And then obviously I did get in touch with her to thank her as well, because that poem actually did not get famous on YouTube. It got famous on her Facebook feed. And it got famous all over the world. मुझे ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, दूर दूर से उन लोगों ने मैसेज किया कि हमें भी यही चाहिए जिंदगी में, बिकॉज एवरीवन, स्पेशली पीपल हु लिव अब्रॉड, दे मिस द आइडिया ऑफ होम, एंड आई थिंक दैट पोएम वाज ऑल अबाउट घर वापस जाने के बारे में। तो या अभी जहाँ आपने दो जगहें बताई, जबलपुर और अब्रॉड, है ना? दोनों जगह के ना व्यूअरशिप अलग है, मतलब उनका माइंडसेट अलग है, और आप जो शोज करते हो अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड तो करते ही हो, छोटी सिटीज में भी आप करते हो, है ना? तो जब आप शो क्रिएट करते हो ना, मतलब आप उसको तो आपके लिए वो सेम रहता है कंटेंट या डिफरेंट? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे क्रिएटिविटी मोल्ड होती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। एक्चुअली देयर इज वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज दैट एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑफ द डे एक ही चीज चाहते हैं। वी ऑल जस्ट वांट कि घर वापस जाके घर का एनवायरनमेंट हो, दाल चावल। यू कैन हैव जापानीज, इटालियन, यू कैन हैव चाइनीज, यू कैन हैव एनीथिंग। कितने दिन खाओगे? हाँ, और ये सिर्फ हम इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ, हर नेशनैलिटी के इंसान का एक अपना एक कोर होता है जो हमारा कभी नहीं बदलता, चाहे हम कहीं भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, वो जो इनर चाइल्ड होता है वो हम सबका सेम होता है। एंड आई हैव रियलाइज कि हम इंडियंस को, अब मैं वर्ल्ड वाइड शोज कर चुकी हूँ, इंडिया के छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों, आई हैव रियलाइज दैट आवर कोर रिमेन्स द सेम। तो इसलिए मुझे अपने शो का कंटेंट नहीं बदलना पड़ता। हाँ, क्राउड वर्क में थोड़ा बदल देती हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिटी, ऑब्वियसली, राइट? अगर मैं लंदन में शो कर रही हूँ तो मैं लंदन के बारे में बात करूंगी, मैं बनारस में शो कर रही हूँ तो मैं बनारस के बारे में, लखनऊ में कर रही हूँ तो शर्मा जी की चाय के बारे में बात करूंगी, लेकिन जो वो कविताएं हैं और वो जो कोर है वो सेम है। और यू विल नॉट बिलीव जिन चीजों पे लोग रिएक्ट करते हैं, राइट, ड्यूरिंग द शो, चाहे वो स्नैप्स करें, क्लैप्स करें, वाह वाह करें, रोएं,
वो सब सेम है, सब सेम है। एंड ये जो चीज़ें होती है ना, जो हमारा कोर है, जो प्यार है, मदर के बारे में बात होती है, घर के बारे में बात होती है, वी ऑल फील द सेम वे अबाउट दीज थिंग्स, वी आर जस्ट टू अफ्रेड टू एडमिट इट। एंड एज अ पोएट आई हैव लर्नड दिस एज वेल कि हम सब सेम है, सब सेम है। तो ना एज अ पोएट आप अब एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ना, चलो आप तो नहीं बोलोगे बट यू आर, है ना, आपके इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, व्यूज एंड ऑल स्टफ। आपके फेवरेट पोएट कौन है? अमृता प्रीतम जी। Oh. That's such an easy answer. अमृता जी की पोएट्री मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिप्रेसिव फेज, आई वाज सुसाइडल, आई वाज नॉट हैप्पी विद लाइफ। मतलब मैं सो के उठती थी और मुझे लगता था मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ, यू नो। एंड दिस वाज इयर्स, ऐसा नहीं कि 1 महीने या 2 महीने चला। एंड गुलजार साहब ने अमृता जी की वो पोएम रिकॉर्ड की थी, मैं तेनू फेर मिलांगी। एंड कहीं से यूट्यूब पे मेरी फीड पे आ गई वो पोएम, और मैंने सुनना शुरू किया, लूप पे सुनना शुरू किया। तो मेरे लिए वो तेनू बन गया इंडिया, कि मैं तेनू फेर मिलांगी। एंड दैट्स व्हेन दिस एंटायर थिंग स्टार्टेड। आई वाज लाइक आई हैव टू गो बैक होम, लाइक मैं तेनू फेर मिलांगी, आई हैव टू कम बैक। यू नो, कुछ पौधे होते हैं जो सिर्फ अपनी मिट्टी पर पनपते हैं, साइंटिफिकली स्पीकिंग। जो देयर आर सम स्पीशीज जो जहाँ जिस पौधे में सॉइल में डाली जाती है वो वहीं पे पनप पाती है। I realized I am that person, I am that पौधा। I was surviving but I was not thriving, so I needed to go back home। मुझे वो आवाज़, पी पी पै पै पू पू, वो साउंड्स, वो खाना, अपने लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं अब्रॉड अभी भी ट्रैवल करती हूँ, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ कनाडा आई हुई हूँ, मुझे अच्छा लगता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बट देन आई जस्ट वांट टू गो बैक होम आफ्टर अ व्हाइल। आई हैव दिस नीड, और ये मेरे लिए एज अ क्रिएटिव सोल भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरी पोइट्री की जो स्पोकन वर्ड पोइट्री की जर्नी थी वो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने ऑस्ट्रेलियन पोइट्री स्लैम में परफॉर्म किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल फील दैट आई एम अ पर्सन हु कैन ओनली लिव इन इंडिया। Even if someone pays me to live abroad, I would not. मुझे भी गूज़बम्स हो रहे हैं। क्योंकि हम सब ने अपना एक मिनी इंडिया ही बनाया होता है, That's what we were discussing कि हम तो मुझे ब्रांडन इसलिए से like अभी हम चाय और पकौड़े खा रहे थे। तो हमारा कोर तो वही है। Yeah. And I really started questioning myself as well। मैंने कहा मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? The answer was dollars। एंड मेरे लिए वो इतना ज़रूरी एट वन पॉइंट इन टाइम नहीं था। मुझे नहीं चाहिए था 100 इंच की प्रोजेक्टर स्क्रीन। अभी मेरे घर में टीवी भी नहीं है, राइट। आई लिव इन अ टचवुड, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड, आई लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल होम इन बॉम्बे, a bungalow in Bombay, which is very rare to find and live. But at the same time, जो मेरी लाइफ से मुझे चीज़ें चाहिए थी, वो मुझे, चाहे वो बंगला होता, मैं जब पहले बॉम्बे मूव की थी मैं 10 बाय 10 के कमरे में थी, राइट। तो मेरे लिए बॉम्बे हैज आल्सो बीन अ जर्नी, बॉम्बे हैज आल्सो बीन लाइक अ फुल सर्कल फॉर मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू द ऑडियंस फॉर एंड टू आई प्रे टू सरस्वती जी अ लॉट। तो ये सब चीज़ें ह्यूमिलिटी से ही होती हैं। जिस दिन आप अपनी ह्यूमिलिटी भूल जाओगे, ये भूल जाओगे आप कहाँ से हो, या आप मिट्टी से जुड़े नहीं रहोगे, जैसे पौधे हमेशा मिट्टी से जुड़े रहते हैं, दैट डे यू विल लूज इट। और ये मेरे साथ अब्रॉड जाके हो रहा था। मैं बहुत दूर हो रही थी अपने आप से, अपनी भाषा से। मैं थक गई थी अंग्रेजी बोल बोल के, मैं थक गई थी वेस्टर्न कपड़े पहन पहन के, मैं थक गई थी यार। एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन इंडियन फॉर द गोराज, यू नो। I know. Just so annoying, always same सवाल सारे। Are you eating curry? Are you vegetarian? Did you have an arranged marriage? नहीं भाई, like खुद जाके पढ़ लो। I used to get so bored, and I used to teach in a school over there, right? Oh yeah. तो वहाँ पे भी मेरे अपने अलग एक्सपीरियंसेस रहे थे, बट आई हैड इनफ ऑफ इट। लाइक आई जस्ट वांटेड टू गो बैक होम, एंड आई डिड दैट। एंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माय लाइफ। एंड इफ एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट इज वाचिंग इट, इफ यू वांट टू गो होम, जस्ट गो होम। लोग इतना डरते, इतना टैबू है इंडिया वापस आना। ऑफ कोर्स लोगों को ना पता है क्या, वहाँ पे ऐसा देखते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, या तो लोग इसलिए आ गया। बट मैं आपको बताऊं, काफी लोग हैं जो यहाँ कनाडा से इंडिया गए हैं और दे आर डूइंग ग्रेट इन इंडिया। या मतलब whenever you're going outside your home, मतलब घर से दूर ना, आप एक चीज तो आप सीखते बहुत हो। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट रह लिए, सीख लिया, उनको मनी यहाँ रहते सारा काम करने आ जाता है, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करना, मनी मैनेज करना आ जाता है। सबसे बड़ी बात, आपको पता होता है कि डेट्स क्या है बहुत छोटी उम्र में, है ना। मैंने लोग इससे पैसे एजुकेशन लोन, इंडिया में तो आपके पास पेरेंट्स हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो मैं इनफैक्ट मैं ना हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि
एक इंडियन जो यहाँ है उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना और एक इंडियन जो इंडिया में बैठा है उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना टोटली डिफरेंट स्टोरी है। वहाँ पे उसके पास पूरा बैकअप है, सब कुछ है। यहाँ पे वो बहुत स्ट्रगल करके और फिर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू नो, फिजिकली हेल्थ इश्यूज और बहुत सब सारी कुछ होती हैं चीजें, बट या बट स्टिल पीपल आर डूइंग ग्रेट यहाँ पे। मतलब मैं भी भगवान I was so happy to hear that you've only been here for 3 years and you have more than 3 businesses. I mean, By the grace of God, but that's really good. Yeah. एक अच्छा पोएट बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक अच्छा पोएट बनने के लिए आपका सबसे बड़ा इनाम आपका ईमान है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप अपनी ऑनेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखाएंगे तो वो आपकी लिखाई में दिखेगा और आप जब उन कविताओं को बोलेंगे स्टेज पे उनमें भी दिखेगा। 2019 में 1999 is one of my most honest poems. उससे पहले मैंने Right to Pleasure, ये वो, When He Told Me He No Longer Loved Me, Cool Sassy, ये सारे pieces किए। 2019 में 1999 में मैंने बोला है कि आईफोन के ज़माने में मैं नोकिया 3610 ढूंढ रही हूँ, जुकीनी नूडल्स के ज़माने में वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं वही लड़की थी जिसको चाउमीन ही खानी थी, उसको नहीं खानी थी फैंसी नूडल्स, जिसको नहीं चाहिए था सोय मिल्क कॉफ़ी, उसको चाहिए थी अदरक वाली चाय, एंड आई वॉज नॉट अफ्रेड टू से इट। तो आई थिंक ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, एंड डोंट राइट टू गेट वायरल, राइट इन ऑर्डर टू राइट। इसलिए लिखो क्योंकि तुम लिखना चाहते हो, लिखे बिना तुम रह नहीं सकते। आई नो ये बहुत आइडियलिस्टिक साउंड करता है, बट इट इज ट्रू। लिखाई और एनी क्रिएटिव, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो अभिनय हो, व्हेन इट कम्स टू आर्ट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद हु यू आर। चाहे अच्छे बुरे कुछ भी हो, यू हैव टू बी यू। किसी और बन के, कोई और बन के आप स्टेज पे जाओगे ना कि मैं प्रिया मलिक की तरह परफॉर्म करूंगी या फिर मैं ये बन के परफॉर्म करूंगी, यू विल नॉट मेक इट। यू हैव टू बी योरसेल्फ, जैसे भी आप हो। शुरू में मेरा इतना सारा ये हुआ था, लोग कहते थे ये लिखती है, बिग बॉस में तो हमेशा लड़ती रहती थी, ये पोएम इसने जरूर नहीं लिखी होगी। मेरी अपनी कविताओं पे लोगों ने मुझे बोला कि मैंने नहीं लिखी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो साइड कभी देखी ही नहीं थी, बट स्टिल आई कंटिन्यूड राइटिंग। और मेरे लिए वो इमेज शेक ऑफ करने में भी मुझे बहुत साल लगे थे, जो बिग बॉस वाली इमेज बन गई थी। कोई भी बिग बॉस करने के बाद पोएट नहीं बनता। हाँ, पोएट और कॉमेडी करने के बाद लोग बिग बॉस में चले जाते हैं, वो एक अलग ट्रेजेक्टरी है। मैंने उल्टा आई हूँ, तो एवरीवन कुड नॉट बिलीव इट पहले तो कि ये मैं ही हूँ और ये मेरे ही शब्द हैं, बट आई स्टूड ऑनेस्ट एंड एन्चेंटेड विद माय वर्क। सो अभी भी ना इंडिया में पोएट्री इतनी कमर्शियलाइज, अब चलो फिर भी तो थोड़ा बहुत होने लगी है, बट देन पहले नहीं थी, है ना? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मतलब व्हाट इज मिसिंग कि ये चीज कमर्शियलाइज, क्योंकि मैं आई थिंक कुछ साल पहले स्टैंड अप्स भी कमर्शियलाइज नहीं थे, बट अब वो अब तो बहुत ज्यादा मेनस्ट्रीम, मेनस्ट्रीम। बट अभी भी पोएट्री इज नॉट लाइक मेनस्ट्रीम। अभी भी उसकी एक ना बहुत नीश ऑडियंस, बहुत ही मतलब पोएट्री जब कोई लोग सुनते हैं तो कहते हैं सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस है, ये लोग सोचते हैं बोरिंग होगा, नहीं सुपर रिच बंदा होगा और वहां जाके बैठेगा और उसको एक मतलब यू नो मेंटल पीस मिल रहा है एंड आल्सो मेरे आप आ रहे हो शो पे? हाँ बट मैं रिच नहीं हूँ कोई बात नहीं आपको मैं गेस्ट लिस्ट में डाल दूंगी थैंक यू। तो बट आपको क्या लगता है कि ये मेन स्ट्रीम बनाने के लिए इसको मतलब व्हाट क्या स्टेप्स होने चाहिए, या नॉट स्टेप्स मैं बोलूँगा, बट क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कि ये मेन स्ट्रीम में आए? तो जब मैंने स्पोकन वर्ड पोएट्री करना शुरू किया था, वी डिड नॉट हैव अ सीन इन इंडिया एट दैट टाइम। इंडिया में शुरू ही हो रहा था। मेरे से पहले 2 लोग वायरल हो रखे थे। आई रिमेंबर इट वाज अरण्या जौहर एंड याया बूटवाला, ये पोएट्री में थे। फिर स्टोरी टेलिंग में हेली वाज देयर, अमन वाज देयर, ये सारे लोग थे। लेकिन हाँ, कोई भी, नो वन वाज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? And even when I started, I did not make any money out of it. वो सब 2019 में सब कुछ बदला मेरे लिए। I think अभी लोगों को पोइट्री के बारे में थोड़ा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। When you come to the show, you will realize it's not just one poem after another. कोई philosophy नहीं झाड़ रहे होते हैं हम लोग। It's an actual show. आप हंसोगे भी शो में, you know, there are jokes, there is fun, there is relatability. तो पहली बात है लोगों को शोज पे आना चाहिए देखने के लिए कि शोज होते कैसे हैं। And दूसरा, brands have now opened up to poetry very well. You know, like I mean, Touchwood, it is my bread and butter. That's all I do. And कभी-कभी मैं लोगों को बोलती हूँ I'm a poet, वो पूछते हैं full time, and I'm like yeah, and they're like how, because they can't believe that somebody can be a full time spoken word poet. तो Touchwood brands have opened up to us very much, audience have opened us to up very much, और वो चलता
रहेगा, टाइम लगेगा। 10 साल पहले जो स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे थे वो अब हम कर रहे हैं। Exactly. तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, बट वी आर डूइंग इट, यू नो, देयर इज ऑल जो भी मैंने नाम लिए वो भी हैं, देयर आर न्यूअर पीपल ऑन द सर्किट हु आर आल्सो डूइंग ब्रिलियंट वर्क। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई एम नॉट द ओनली गुड पोएट आउट देयर, देयर आर मेनी ब्रिलियंट ब्यूटीफुल पोएट्स ऑन आवर ओन सीन। या मैंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ भी पॉडकास्ट किए हैं, तो वो मुझे हमेशा एक चीज़ बताते हैं व्हाइल वी आर ड्राइविंग, है ना, बातें कर रहे हैं नॉर्मली ऑफ द कैमरा, कि जो कंटेंट ऑनलाइन दिखता है वो तो पुराना कंटेंट है, जो एक्चुअल शोज में कंटेंट होता है वो फ्रेश कंटेंट होता है, और उसको मतलब बहुत अच्छे से वो करते हैं, मतलब रिसाइट करते हैं, जो कि हाँ, तो पोएट्री में भी ऐसा ही होता है कि जो ऑनलाइन कंटेंट होता है, जो मतलब शो का कंटेंट होता है, उसको टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। नहीं, टोटली डिफरेंट नहीं होता, लेकिन उन पोएम्स को एक नैरेटिव में पिरोया गया होता है, विच इज वेरी फ्रेश वे ऑफ लुकिंग एट इट। ऊपर से जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। ऑनलाइन आप मेरी सबसे लंबी पोएम शायद 4 मिनट की होगी, मेरा शो 1.25 घंटे का शो है, सो ऑब्वियसली यू नो देयर इज मोर टू द शो देन व्हाट यू वुड सी ऑनलाइन, सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है। एंड इवन सेम विद स्टैंड अप कॉमेडी, यू आर ओनली वाचिंग अ बिट, एक जो उनका शो का जो एक बिट है वो वाला आप देख रहे हो, बट व्हेन यू गो टू वॉच द एक्चुअल शो तो आप पूरी कहानी देखते हो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। आई थिंक स्पोकन वर्ड पोएट्री इज सिमिलर, बट नॉट नेसेसरीली कि हाँ सब कुछ ही फ्रेश कंटेंट होगा, हमें अपने पॉपुलर पीसेस भी सुनाने ही पड़ते हैं, बिकॉज़ ऑडियंस आर देयर फॉर दैट, बट या इट्स अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो खासकर फॉर इंस्टाग्राम रील्स चल रही है ना, तो रील्स का जो कंटेंट होता है दैट इज फास्ट पेस्ड, है ना, वेरन जब मैं एक एक्चुअल पोएट्री सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ, दैट इज वे टू स्लो। तो जब आप डिजाइन करते हैं पोएट्री, तो क्या दिमाग में होता है, एक शो या एक रील? That's a great question. देखो, अब जब मैं लिख रही होती हूँ मुझे ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी लाइन अच्छी रील बनेगी। अच्छा, I know. And this is not conscious. ये unconsciously अब हम लोगों में ingrain हो गया, because हम लोग सब Instagram पे इतना वक्त गुजारते हैं, right? And usually I'm right. जो लाइनें जब मैंने जैसे ही लिखी होती है मैं कहती हूँ अच्छा, आई एम श्योर इसकी रील बनेगी, उसकी ही रील बनती है, एंड दैट ओनली एंड्स अप डूइंग वेल। तो अब वो अनकॉन्शियसली इनग्रेन हो चुका है, आई एम नॉट गोना लाई अबाउट दैट, बट हाँ वो रहता है। शो मैं अपने ऊपर इतना ज्यादा जब लिख रही होती हूँ, स्पेशली बिकॉज आई राइट छोटी छोटी कविता, तो मैं अपने ऊपर शो का उस टाइम स्ट्रेस नहीं लेती। इश्क है इनफैक्ट मेरा पहला शो है, एंड इट हैज डन सो वेल पैन इंडिया, ग्लोबली वी हैव टेकन द शो, एंड द शो स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी और जगह पे जाएगा ये शो, मैं जानती हूँ, बिकॉज बहुत सचमुच में बहुत प्यारा शो है। लाइक मैं खुद कह रही हूँ, यूजुअली वी आर वेरी क्रिटिकल ऑफ आवर वर्क, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, द वे इट हैज कम अराउंड इज वेरी ब्यूटीफुल। और एक नए शो पे मैं अभी काम कर रही हूँ, बट मैं ये शो के बारे में सोच के नहीं लगती, शो बाद में बनाती हूँ मैं। वंस आई लुक एट माई वर्क, लुक एट माई बॉडी वर्क, कि मेरे पास क्या है और अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, व्हाट्स नेक्स्ट? पोएट्री या उसके बाद भी आपके कुछ ऐसे प्लान हैं जो कि अभी तक नहीं एक्सप्लोर करे और मे बी आप आगे फ्यूचर में करना चाहोगे? मैं तो एज आई टोल्ड यू, मैं तो सब कर चुकी हूँ, टीवी, फिल्म्स, सब कुछ करके फिर मैं पोएट्री पे वापस आई हूँ। तो मेरे लिए पोएट्री ही मेरा प्लान है, मैं और कुछ करना ही नहीं चाहती। एंड द ओनली थिंग इज आई वांट टू फिनिश राइटिंग माय बुक्स। मैं 2 किताबों पे काम कर रही हूँ और काफी समय से काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अब वो किताबें इस साल मेरी खत्म भी हो जाए। तो एक अंग्रेजी की किताब है और एक हिंदी किताब है, तो दैट्स माय एम। आई रियली वांट टू फिनिश द बुक्स। या I think that's it. And thank you so much. Thank you so much for coming. It's been such a pleasure. Thank you. Same here. Thank you so much.